लूसेंट ज्योग्राफी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वेदर एंड क्लाइमेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव। और अपने लास्ट में क्लास में हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर, डिफरेंट लेयर और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि इंसोलेशन क्या होता है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है। अब हम वेदर एंड क्लाइमेट को देखेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट वेदर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है उसके डिस्क्रिप्शन को regarding a particular place or at a particular time for short period of time हम वेदर कहते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एटमॉस्फेरिक कंडीशन किसी जगह पे किसी छोटे समय अंतराल के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का डिस्क्रिप्शन है उसको हम वेदर कहते हैं। इसमें मेनली आप प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी के बारे में देखते हैं। जबकि क्लाइमेट इज़ द कंपोजिट और इंटीग्रेटेड। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म पीरियड का कंपोजिट और इंटीग्रेटेड पिक्चर है। ठीक है, क्या है वेदर कंडीशंस का? वेदर कंडीशन लॉन्ग टर्म में क्या रहा किसी जगह पे, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। सो क्लाइमेट को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली इट इज़ एवरेज ऑफ 35 ईयर्स। बट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंसिडर करता है कि इट इज़ द 30 ईयर्स। तो एवरेज जो आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहा, उसका जो इंटीग्रेटेड पिक्चर रहा 30 सालों में, उसे हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर छोटे ड्यूरेशन के लिए, क्लाइमेट बड़े ड्यूरेशन के लिए। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन का सम टोटल रहा वो। ह्यूमिडिटी इज हिंदी में इसको हम आर्द्रता बोलते हैं। ये कहता है कि इट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। हम जानते हैं कि वाटर वेपर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर एंड द एटमॉस्फेयर। कहता है कि इट्स अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर इज एज लो एज 4% इन द वॉल्यूम, येट इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी के बारे में और कुछ जान लेते हैं कि जो आर्द्रता आपके एटमॉस्फेयर में है, दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ एरिया। क्यों? क्योंकि इट डिसाइड्स द कंडेंसेशन विच इज रिलेटेड टू द क्लाउड फॉर्मेशन एंड precipitation. Precipitation means different form of water coming from sky. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कभी ये रेन के फॉर्म में आएगा, कभी स्लीट के फॉर्म में आएगा, ड्यू के फॉर्म में आएगा। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी एज वेल एज जो ह्यूमिडिटी का कंडीशन होता है, इट्स अफेक्ट्स द इंटरनल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। मेजरमेंट ह्यूमिडिटी का हम करते हैं थ्रू डिफरेंट मीन। जैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी की बात करता है तो एक एयर का वॉल्यूम है, दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर। एक ये एयर का वॉल्यूम है एंड किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, मान ले 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, टू रिटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन, ये उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी हो गई। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, कितना आर्द्रता अपने अंदर रख सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, दैट इज ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ऑफ दैट गिवन पार्सल ऑफ द एयर। इफ इट इज 100% मॉइस्चर, मतलब ये अपने कैपेसिटी का 100% अपने पास मॉइस्चर रखे हुए, तो इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड एयर। और जिस टेम्परेचर पे ये सैचुरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट। अब हम इसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? हाउ वी एक्सप्रेस? हम इसे 3 तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। एक तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में पर वॉल्यूम, दिस इज योर एयर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 1 kg। 1 kg एयर है और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर पे इसमें जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है उसको हम ग्राम पर मीटर क्यूब के फॉर्म में दिखाते हैं। दिस इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ दैट एयर होल्डिंग वाटर वेपर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? 1 किलोग्राम उस एयर का, मान ले इफ देयर इज अ 5 kg वॉल्यूम एयर है, ये 5 kg वॉल्यूम है एयर, और 10 डिग्री सेल्सियस पे ये समथिंग एक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इट कैन कंटेन, और जो है इसके पास उस टेम्परेचर पे, तो 1 kg में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन कंटेन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ एयर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डिफाइंड एज अ रेशियो। ये रेशियो है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली प्रेजेंट इन द एयर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमने देखा था कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी
जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन पार्सल ऑफ एयर एट गिवन टेम्परेचर टू द मैक्सिमम अमाउंट, और दूसरा इसके नीचे क्या हो जाएगा, किसके साथ ये रेशियो निकालेगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का, मतलब मैक्सिमम हाउ मच ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर इट कैन कंटेन, और इनके जो रेशियो होते हैं दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो इसको दो चीज़ों से समझना है, एक तो कि जब आप 100% कहते हो रिलेटिव RH इज 100%, इट मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ एयर इज हैविंग द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एंड दैट ही हैज, उसके पास है, ठीक है। अगर उससे कम है, लाइक उसे 100 की जरूरत थी और वो 65% है, 76% मान ले, 65, 75, 76 कुछ भी, कोई भी परसेंटेज देख ले लो, तो हम बोलेंगे कि 25% ह्यूमिडिटी की और जरूरत होगी सो दैट दिस एयर वॉल्यूम ऑफ एयर बिकम द सैचुरेटेड। एक याद रखना है कि कंडेंसेशन विच इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स टेक्स ओनली प्लेस व्हेन इट इज 100% सैचुरेटेड। एक वॉल्यूम ऑफ एयर जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम और उसने वो अचीव कर लिया, उसके बाद तो द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। और जिस विषय हमने देखा था कि जो कंडेंसेशन जो होता है दैट इज एट द ड्यू पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ द एक्चुअल जो सिनेरियो है प्रेशर सिस्टम के बारे में, तो प्रेशर को हम पहले एटमॉस्फेयर के तर्ज पे पहले हम देखें कि व्हाट इज द प्रेशर। तो प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव दैट पॉइंट। ये एक अर्थ के ऊपर एक सरफेस है, दिस सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा जिसको हम वायुदाब बोलते हैं, सो दिस इज ड्यू टू द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर। एक कॉलम ऑफ एयर है, उसके ऊपर ये प्रेशर डाला है इस बिंदु के ऊपर। इसे हम स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर मानते हैं 76 सेंटीमीटर और 29.92 इंचेस। मरकरी बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर जो है दैट इज अ इक्विपमेंट विच यूज टू मेजर द प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम स्टैंडर्ड मानते हैं 76 सेंटीमीटर और 29.92 इंचेस। इसको 1013.2 हेक्टा पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे कि अनदर प्रेशर यूनिट यूज्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट इन द ड्राइंग वेल्थ चार्ट इज मिलीबार्स। मिलीबार्स के द्वारा भी हम प्रेशर बताते हैं। 1 बार को हमने 1000 मिलीबार में डिवाइड किया है और मिलीबार्स को ही हेक्टोपास्कल्स कहा जाता है, देन आफ्टर हमारे पास इसमें दिया हुआ है कुछ इक्विपमेंट्स जो कि प्रेशर मेजरिंग इक्विपमेंट है। मर्क्यूरल बैरोमीटर, एनेरॉइड, अल्टीमीटर और एल्टीट्यूड बैरोमीटर, बारोग्राफ, माइक्रो बैरोमीटर एंड माइक्रो बारोवायरियोग्राफ। तो ये सब जो चीजें हैं दिस इज रिलेटेड टू योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि देयर इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ एटमॉस्फेयर, जहाँ पे आप देखोगे कि अर्थ के जो सरफेस पे है या अर्थ के जो एरिया में देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रेशर बेल्ट्स, दीज आर कॉल्ड द प्रेशर बेल्ट्स। ये है दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री इज योर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। दिस इज इक्वेटोरियल लो। इक्वेटोरियल लो का मतलब हो गया देयर इज अ लो प्रेशर एरिया। हाई का मतलब हो गया हाई प्रेशर एरिया। अब इसे देखो, दिस इज लो, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज हाई, देन अगेन अल्टरनेट बैंड से ही एक तरीके से, ठीक है, हाई लो हाई लो हाई लो। क्या इसका पर्पस क्या हो सकता है? इसका पर्पस ये हो रहा है, ये दिखाना ये चाह रहा है कि ये जो रीजन है, दिस रीजन अबव द अर्थ सरफेस, जहाँ पे द कंडीशन ऑफ प्रेशर इज कंपैरेटिवली हाई और लेस, इससे क्या होगा, इससे होगा डायरेक्शन ऑफ विंड डिसाइड होगा। वन ऑफ द रीजन इज डायरेक्शन ऑफ विंड। हम जानते हैं कि एयर जो है अगर वो हॉरिजेंटल मोशन में हो तो हम इसको बोलते हैं विंड। विंड जो है मोशन में कब आएगा, जब देयर विल बी टेम्परेचर डिफरेंस विच इज काउजिंग टू द प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस में आप देखोगे कि विंड जो हमेशा HP to LP हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ आएगा। यहाँ से इधर आना चाहिए, इसे लो प्रेशर के एरिया की तरफ, यहाँ से इसको यहाँ जाना चाहिए।
यहाँ जाना चाहिए, आई एम सेइंग जस्ट चाहिए, बट आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ये इधर से इधर फॉलो नहीं करता है, और ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू कोरियोलिसिस इफेक्ट, जिसको फेरल्स ने डिस्कवर किया और कोरियोलिसिस ने डिस्क्राइब किया, ये चेंजेस हो जाते हैं। ठीक, सॉरी, ये हाई से लो है, दिस इज योर द सेम थिंग। ये एरिया इसमें भी ऐसे ही है, सब ट्रॉपिकल से लो की तरफ जाएगा, एंड सब ट्रॉपिकल से लो, एंड सब हाई से सब पोलर, और फिर ये पोलर हाई से इधर की तरफ जाएगा। सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ एयर, विंड, ऐसा होना चाहिए। हम इसी प्रेशर बेल्ट्स की बात करते हैं, बट ये प्रेशर बेल्ट्स बनते क्यों हैं? ये प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सन, अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑन सन ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जो सन का जो मूवमेंट होता है, इफ दिस इज योर सन, इससे तो काफ़ी बड़ा है सन, तो सन जो है इन्हीं के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही किसी ना किसी लैंगिट्यूड्स पे पूरे साल में ये सनरेज इंसोलेशन देता है, सोलर रेडिएशन डायरेक्टली वहाँ तक पहुँचते हैं। दूसरे रीजन में आप देखो है कि वो जो इंसोलेशन होता है, दैट इंसोलेशन इज स्लाइटली बेंट, और यू कैन से कि एंगल लो होता है, और ये पहुंच ही नहीं पाते हैं यहाँ पे, तो पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर ये यहाँ पे रहेगा तो सन अगर यहाँ पे रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो साउथ पोल पे पहुंच नहीं पाएगा उसका दैट सोलर इंसोलेशन। सो ये प्रेशर बेल्ट्स के बारे में की गई थी, और जब भी सन के मूवमेंट्स होते हैं, ये प्रेशर बेल्ट्स चेंज होते हैं डायरेक्शंस, कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। सो दिस इज योर पोलर, दिस इज योर प्रेशर बेल्ट सिस्टम। ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रेशर बेल्ट्स होता है, इसको हम कैसे मापते हैं, हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो ये जो आपका दिस इज योर अर्थ सरफेस, और ये वर्ल्ड के मैप पे आप देख रहे हैं कि देयर आर सम प्लेसेस, कुछ लाइंस दिख रही हैं आपको। ये लाइंस जो है, दीज लाइंस, और यहाँ पे कुछ लिख रखा है 101, ये सब हेक्टोपास्कल में लिखा हुआ है। ठीक है, 1015। सो बेसिकली ये जो लाइंस है, इन लाइंस को हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स आर द लाइंस विच आर ज्वाइनिंग द एरिया ऑफ सेम प्रेशर, सेम प्रेशर एरिया को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, और थोड़े बहुत तो हमने इससे समझा कि इस एरिया में देयर विल बी लाइक दिस एरिया, लो एरिया में देयर विल बी लो प्रेशर एरिया। ठीक है, लो प्रेशर का मतलब यहाँ पे प्रेशर लो होगा कंपेरिजन टू अदर एरिया। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड है, ये जो आप देख रहे हो, देयर आर गैप्स। अगर इन दोनों के बीच में ये 1020 और ये 1015 है, इसमें समझने की कोशिश ये करना है कि इफ देयर इज अ लॉन्ग गैप, ये गैप आप देख रहे हो, अगर ये लॉन्ग गैप है, इफ इट इज अ लॉन्ग गैप, देन जो प्रेशर ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है डिफरेंस इन प्रेशर। तो डिफरेंस इन प्रेशर है, दैट इज ग्रेजुअल, मतलब इतना सडन चेंजेस नहीं होंगे। बट जहाँ पे आप देखो कि क्लोजनेस है, जिस एरिया एंड दिस एरिया, यहाँ पे देखो एक 1000 और दूसरा 1010, तो यहाँ पे अगर गैप कम है, गैप इज लेस, देन दिस इज स्टीप प्रेशर डिफरेंस, स्टीप प्रेशर डिफरेंस, दिस इज योर स्टीप प्रेशर डिफरेंस। दूसरा, इसमें चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि ये जो हमने दिखाया, दिस इज रिलेटेड टू योर जुलाई के महीने में ये इस तरीके से प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, और जनवरी में जुलाई में ऐसा क्या होता है? तो जुलाई में जो है सन इज एट द साउदर्न हेमिस्फीयर, सन कहाँ रहता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एंड जैन में जो सन विल बी, जुलाई में दैट विल बी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंड जैन में साउदर्न हेमिस्फीयर में, वो साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आते रहता है। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स। आप देखो कि प्रेशर बेल्ट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यूरिंग द जुलाई नीचे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ ये प्रेशर बेल्ट्स मूवमेंट्स होता है, स्विंग जिसको बोलते हैं, प्रेशर बेल्ट स्विंग्स। और जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, दिस एरिया ऐसे। सो प्रेशर बेल्ट स्विंग लूसेंट्स में नहीं लिखा है, बट इट इज द पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी। दूसरा, प्रेशर के बारे में हमने देखा कि देयर आर सर्टेन इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स है जिसको हमने देखा कि उस बुक में लिख रखा है, तो उस प्रेशर बेल्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था, दिस वाज योर बैरोमीटर, दिस इज योर बैरोमीटर, नॉर्मल बैरोमीटर जो मेट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं। ये आपका था एनीरॉइड बैरोमीटर। ठीक है, एनीरॉइड बैरोमीटर। दिस इज योर अल्टीमीटर बैरोमीटर, अल्टीमीटर बैरोमीटर इज जस्ट लाइक अ वॉच।
एंड दिस इज योर बारोग्राफ, एक ग्राफ की तरह इसमें कुछ प्रिंट होता रहता है इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस इज योर माइक्रो बैरोमीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेशर, जो कि हमने अभी देखा कि प्रेशर सिस्टम और प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं, एंड हाउ दे हैव बीन रेड ऑन द मैप ऑफ अर्थ के मैप पे जो है ये कैसे रीड करते हैं। नाउ विंड, अब विंड के बारे में देख ले। वो प्रेशर पढ़ने का हमारा पर्पस ही यही था कि हम ये समझे कि विंड के मूवमेंट्स को कैसे हम समझ सकते हैं। सो ये कह रहा है, देखो, मूवमेंट ऑफ एयर ड्यू टू द अनइवन हीटिंग। अनइवन हीटिंग का क्या मतलब हुआ? अनइवन हीटिंग का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली है, या जो एरिया ज़्यादा इंसोलेशन, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे हवाएं गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, वर्टिकल मूवमेंट होगा। ये वर्टिकल मूवमेंट होने के कारण ये जो एरिया है, दिस विल बी द लो प्रेशर एरिया। और जहाँ पे कंपेरेटिवली सन रेज डायरेक्ट नहीं है या टेम्परेचर कम है, वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहेगा। और दिस इज द डायरेक्शन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ ही विंड्स का मूवमेंट होता है। समटाइम्स विंड्स ब्लो जेंटली रिफ्रेशिंग अस एट टू, अदर टाइम्स इट ब्लोज स्ट्रांगली क्रिएटिंग स्टॉर्म्स दैट कॉजेज वाइड स्प्रेड डैमेजेस। पिछले फिगर में हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे स्टीप डिफरेंसेस हैं प्रेशर में, इट मीन्स कि वहाँ पे अगर जो विंड डायरेक्शन या विंड मूव करेगा तो दैट विल बी हैविंग सम मोर फोर्स, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस स्टीप है। अब नाउ वी नीड टू मेजरमेंट, क्या मेजर करेंगे हम? एक तो डायरेक्शन और दूसरा स्पीड विंड के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास है एक विंड एनीमोमीटर, जिसको हम वेलोसिटी जिससे हम मेजर करते हैं, और दूसरा विंड वेन और वेदर कॉक, मेजर द विंड डायरेक्शन। अब इतने सारे इक्विपमेंट्स जब हम प्रेशर के बारे में देख चुके हैं, तो हम इससे भी देखते हैं कि क्या है ऐसा जो जिससे हम विंड को मेजर कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज योर विंड वेन, जो डायरेक्शन बताता है। विंड वेन दैट इज फॉर डायरेक्शन, ये कॉक है ऊपर, ठीक है। और दिस इज योर एनीमोमीटर, ये क्या बताता है? वेलोसिटी। ये सारे मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा यूज किए जाते हैं। ट्रेड विंड्स, देखो ट्रेड विंड्स डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा समझना होगा कि विंड जनरेशन, विंड के मूवमेंट्स को तो हमने देख लिया कि इट इज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट देयर आर सर्टेन विंड्स जिसको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, या फिर हम प्लेनेटरी विंड्स भी बोलते हैं। ये विंड्स हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक्सेप्ट सम लॉन्गिट्यूडनल चेंजेस, ठीक है, और चेंजेस ड्यू टू द सर्टेन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। जैसे मॉनसून के कारण कुछ विंड्स डायरेक्शन अपना चेंज कर लेते हैं, ईस्ट से आने वाली वेस्ट चले जाते हैं, वेस्ट से आने वाली ईस्ट चली जाती है। तो हम उनके बारे में, हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट्स को हम देख लेते हैं, फिर पिक्चर से समझने की करेंगे। ट्रेड विंड्स क्या होता है? इट इज फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो at pressure belt in the tropics between the 30 degree north and the 30 degree south latitudes, ठीक है। ये दिस इज द, आपने प्रेशर को समझा कि क्या है, प्रेशर बेल्ट्स क्या होते हैं। प्रेशर बेल्ट्स में ही एक पॉइंट था दैट आई फॉरगॉट, कि यहाँ पे 30 से 35 डिग्री, यहाँ जो देखो 30 से 35 डिग्री के बीच में हाई प्रेशर एरिया, एक नॉर्थ और साउथ दोनों में, यहाँ पे देयर इज ए हाई प्रेशर area. This pressure area is known as horse latitude. होता क्या था पुराने जमाने में, जब यहाँ से कन्वॉय जाया करता था, या जो मर्चेंट्स थे वो शिप पे जब हॉर्स को लेके जाया करते थे, तो ड्यू टू द हाई प्रेशर वहाँ पे मूवमेंट्स बहुत स्लो हो जाता था, और इवन दे आर नॉट एबल टू मूव देयर शिप। सो दे स्टार्टेड कि भैया ये जो हॉर्स जो हम लेके जा रहे हैं इनको पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। और इसी कारण से इस लैटिट्यूड का नाम रखा गया हॉर्स लैटिट्यूड। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये तो हो गई कहानी। अब आ गई है विंड के ऊपर, कि हमें विंड को समझना है, और इसमें ये हमें सबसे पहले दे दिया हमें ट्रेड विंड्स। सो दिस इज योर प्रेशर सिस्टम, और ये प्रेशर सिस्टम से रिलेटेड जो आपके विंड के सीन है। तो ये देखो डूल ड्रम बोल रहा है इक्वेटर के लो प्रेशर एरिया को डूल ड्रम इसलिए बोलते हैं, एक रीजन है जो इक्वेटर के ऊपर, या दिस एरिया वेयर द प्रेशर इज वेरी लो, तो इसीलिए हमने उसको बोला डूल ड्रम इज जस्ट अ नेम गिवन टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया।
अब ये सबसे पहले हमें ट्रेड विंड की बात करता है। तो ट्रेड विंड जो है ये बता रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ के बीच, 30 डिग्री नॉर्थ से लेके समवेयर, ये आपका दिस लाइन इज योर 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और दिस लाइन इज योर मकर 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ना 30 डिग्री नॉर्थ से लेके ये देखो 30 से नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ, दिस एरिया के बीच में देयर इज अ ट्रेड विंड। ये ट्रेड विंड जो है दो हेमिस्फीयर में, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा है, और ये परमानेंट नेचर के विंड है। कहाँ से कहाँ चल रहा है? तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इसमें भी वही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर। बट कुछ चीजें हैं इसमें, ये चीजें हैं कि ये चलना, तो हमने बोला कि दिस शुड बी इन दिस वे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऐसा होता है, ठीक है। पहली चीज इसमें समझने वाली बात है कि देयर इज अ कोरियोलिसिस इफेक्ट। कोरियोलिसिस इफेक्ट इज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। 23.5 डिग्री पे जो अर्थ का एक्सिस है वो टिल्ट है। इस टिल्ट के कारण जो वेस्ट से ईस्ट इसका मूवमेंट होता है अर्थ का, रिलेटेड टू दैट हवाएं जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूम जाती हैं। क्लॉकवाइज घड़ी अगर इन्हें यहाँ जाना चाहिए था तो इट विल ब्लो लाइक दिस, ठीक है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर इन्हें यहाँ जाना चाहिए था तो ये इधर तक चले जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हम इस ट्रेड विंड को समझने की कोशिश करेंगे। कायदे से ये इधर की तरफ आना चाहिए था, दिस वे, ठीक है, लेकिन ड्यू टू द कोरियोलिसिस इफेक्ट इट फ्लो लाइक दिस। यहाँ से ये दाहिने मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम गया, तो ये आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, सो हमेशा 90 डिग्रीज नॉर्थ साउथ इट इज ईस्ट डायरेक्शन और इट इज वेस्ट डायरेक्शन। सो आप ये देखोगे कि दिस इज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट विल बी द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में इसको जाना इधर चाहिए था, बट ये एंटी क्लॉक घूम जाता है और इट बिकम्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। ये इसी ट्रेड विंड की ही बात कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है। ये आपने देख लिया ट्रेड विंड्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड जो हमारे पास है, दैट इज योर, हाँ ये देखो ये लिखा है इन्होंने कि दे ब्लो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्ट ट्रेड इन द वेस्टर्न साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हो गया पॉइंट को हमने समझ लिया। ट्रेड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए नॉटिकल एक्सप्रेशन टू ब्लो ट्रेड, मीनिंग टू ब्लो अलोंग अ रेगुलर पाथ। और ट्रेडमिल्स का नाम सुना होगा ना आपने, एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जहाँ पे जाते हैं तो ट्रेडमिल्स होता है, ठीक है। वो उसी की बात कर रहा है कि इट इज ऑन फॉलोइंग अ रेगुलर पाथ, परमानेंट नेचर के हैं, ठीक है, इसीलिए इनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं। देन द नेक्स्ट जो हमारा, इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं ट्रेड विंड्स को। अब वेस्टर्लीज आ जाता है। तो वेस्टर्लीज जिसको हम पछुआ पवने कहते हैं, दे फ्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 30 से 60 के बीच में ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, मोर कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रॉन्गर इन साउदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर आर नो लार्ज लैंड मास टू इंटरप्ट देम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपसे पूछे जाएंगे और बहुत सारे नाम है उनके, जैसे रोअरिंग 40s, ब्रेव वेस्ट विंड्स, फ्यूरियस 50s, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे नाम किसी IPL की टीम का है। The belts of the westerlies move north and south following the sun movement। हम उसी planetary movements की बात कर रहे हैं कि sun movement पे वो आगे पूछे प्रेशर बेल्ट्स मूव करते हैं, और जब वो प्रेशर बेल्ट्स मूव करेंगे तो ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो तो वही रहेगा, बट उनका जो एरिया अफेक्ट जो करेंगे दैट विल बी चेंजेस। दीज आर नोन एज द वेस्टर्लीज बिकॉज दे ब्लो आउट ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की तरफ से आने के कारण इनका नाम हम पछुआ पवने कहते हैं। इसी पिक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि देयर इज दिस एरिया, आप देख लो, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया, ये हो गया दिस एरिया, एंड दिस इज योर सब ट्रॉपिकल इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड का है। यहाँ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ वेस्टर्लीज को चलना चाहिए। वेस्टर्लीज तो बाद में नाम दिया, विंड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, बट ये फ्लो करता है इस डायरेक्शन से। इसका रीजन तो हमने देखा था कि हवाएं क्लॉकवाइज ड्यू टू कोरियोलिसिस इफेक्ट मूव कर जाती है, फेरल्स लॉ कहते हैं इसको, बट रीजन इज कोरियोलिसिस इफेक्ट, ठीक है। और ये आपका देखो दिस तरीके से, ये आप वेस्टर्न रीजन से ये चल रहा है दिस वे, ये वेस्टर्लीज है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर
लो प्रेशर एरिया, ठीक है। इसका भी वही है, नॉर्दर्न और साउदर्न इक्वेटर, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्लीज हैं दोनों के डायरेक्शन अलग हो जाते हैं। इसमें आप देखो कि इट इज़ फ्रॉम साउथ, नीचे साउथ हो गया, और ये वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, जबकि इसमें देखोगे आप तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट, इसमें देखो ये नॉर्थ ईस्ट थे और इसमें साउथ ईस्ट थे, ठीक है। ऊपर में आप देख लो कि डायरेक्शन अलग हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। दूसरा पॉइंट इसमें ये बोला गया कि ये बहुत ना वायलेंट होते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया तो हालांकि अब देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत नीचे है, तो ये आप देखो दिस एरिया में, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे बहुत वायलेंट होते हैं ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ लैंड मास, ठीक है। लैंड मास ऑब्स्ट्रक्ट करता है विंड डायरेक्शन और स्पीड को, इसलिए तो इसका नाम हमने दे दिया, क्या दे दिया, फ्यूरियस 50 या रोअरिंग 40, इस टाइप के नाम हमने दे दिए इसको, वेस्टर्लीज को, रोअरिंग 40, ब्रेविस्ट। अब ये पोलर ट्रेड विंड्स है। पोलर क्या है, पोलर पे हाई प्रेशर एरिया होता है टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट between the latitude 60 degree and poles on the both side of the equator. These winds blow from the east to form the polar easterlies. इसको भी हम polar easterlies कहते हैं. They are more regular in the southern hemisphere. Polar winds are extremely cold and dry. ठीक है, समझने की कोशिश करना है कि पोल की तरफ से दिस इज योर हाई प्रेशर एरिया, नॉर्थ एंड साउथ पोल, एंड वहाँ से आप देखोगे कि देर आर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन दे फ्लो लाइक दिस टुवर्ड्स दिस। इसको पोलर ईस्टर्ली कहते हैं, इसको भी पोलर ईस्टर्ली कहते हैं, ठीक है। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होता है। दिस इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज फ्रॉम द साउथ ईस्ट, बट ये भी ईस्टर्लीज हैं, ठीक है। इसको हम समझना है, ये हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया के बीच में जाते हैं। फिर ये कह रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में इट इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, मोर रेगुलर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और ये एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई होते हैं, ठीक है, जो आगे चल के बहुत से जगह पे, बहुत से रीजन में अफेक्ट करेंगे टेम्परेचर को और क्लाइमेटिक कंडीशंस को। तीसरा जो है हमारा, जो एक हाई लेवल पे चलने वाला है, अदर देन दीज देयर आर सम विंड्स व्हिच हैज डिफरेंट ओरिजिन, ठीक है, प्रेशर के अलावा। ये कह रहा है कि दीज जेट स्ट्रीम उनमें से एक है। दीज आर द विंड्स ब्लोइंग विद द ग्रेट वेलोसिटी नियर द ट्रोपोपॉज। हमने पढ़ा था एटमॉस्फेयर के एक लेवल में कि 8 से 18 किलोमीटर जो औसतन ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, वो ट्रोपोपॉज पे जाके रुक जाता है। द टेम्परेचर डिक्लाइन वहाँ पे रुक जाता है, उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं, और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर की शुरुआत हो जाती है। एंड इसी में देयर इज अ जेट स्ट्रीम्स। इसकी जो थिकनेस होती है, द थिकनेस ऑफ दिस एयर इज 2 to 3 किलोमीटर ट्रांजिशन बेल्ट होता है, एंड स्पीड जो होता है डेट इज वेरी हाई, 150 किलोमीटर विड्थ के साथ, और इसीलिए जेट की तरह हम इसका नाम दे रहा है। स्पीड भी इसका 150 से 2 किलोमीटर पर आवर होता है, और विड्थ भी 150 से 150 किलोमीटर वाइड होता है। बट समटाइम्स द वेलोसिटी एट द कोर ऑफ द स्ट्रीम इज इवन फाउंड गोज टू 325 किलोमीटर पर आवर। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 150 से 350। जेट स्ट्रीम्स आर जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, याद रखिएगा, ओनली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है। जबकि इन द साउदर्न हेमिस्फीयर दे फाउंड ओवर द साउथ पोल, हाउ दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द लाइट रोजी वेव्स over other latitudes also. Jet streams are of 4 types. तो बोला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मोर प्रीडोमिनेंट है, उसके अलावा भी पाए जाते हैं दूसरे लैटिट्यूड्स पे, तो उनको हम रोजी वेव्स कहते हैं। साउदर्न में तो ओनली साउथ पोल पे ही पाए जाते हैं। 4 टाइप्स इसका बता दिया इन्होंने। बोला कि पोलर नाइट जेट स्ट्रीम फाउंड बियॉन्ड द 60 डिग्री लैटिट्यूड्स बोथ इन द बोथ हेमिस्फीयर, ठीक है। नॉर्दर्न रीजन साउदर्न रीजन दोनों में पाए जाते हैं। उसके बाद पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम्स क्या है, फाउंड ओवर द जोन बिटवीन द 30 से 70 नॉर्थ latitude at the height of 9 to 12 kilometer, and these are related to the polar fronts and follow waves in consistent paths. Since the jet streams was made known by Swedish scientist, किसने, रॉसबी ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया, रॉसबी, तो उनका नाम हो गया रॉसबी वेव्स। मतलब पोलर नाइट जेट स्ट्रीम जो पोल एरिया में हो गए, उसके अलावा 30 से 70 नॉर्थ लैटिट्यूड, क्योंकि हमने बोला कि ये प्रीडोमिनेटली नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ही है, और उसका हाइट होता है 9 से 12। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके भारत के, इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है ठंडी के दिनों में। दीज आर फाउंड बिटवीन 20 to 35 नॉर्थ लैटिट्यूड। अब देखो हर जगह ये नॉर्थ इज प्रीडोमिनेंट, नॉर्थ यहाँ भी है, ओनली नॉर्थ एन लगा हुआ है, यहाँ भी एन लगा हुआ है। साउथ में सिर्फ पोलर एरिया वाले थे। हाइट 10 से 14 होता है, ये इस तरीके से पूछे जाते हैं, 10 से 14। मेन रीजन क्या है इसके ओरिजिन का, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्लो ऑफ द एयर राइजिंग थ्रू द कन्वेक्शन इन द इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के रीजन में हवाएं कन्वेक्शन के कारण फ्लो ऊपर उठता है, और उनके कारण फिर फ्लो हो जाता है दिस डायरेक्शन में, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग द वेस्टर्न
डिस्टर्बेंस टू इंडिया इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब होता है एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी इन योर रीजन। उसके अलावा एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। ऑल अदर जेट्स फॉलो वेस्टर्ली डायरेक्शन बट दीज स्ट्रीम फॉलो द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन। दीज जेट स्ट्रीम फाउंड इन द जोन ऑफ 25 से 35 नॉर्थ ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन समर्स। तो समर में आप देखेंगे मानसून आने के पहले आपके यहाँ यही जो जेट स्ट्रीम है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये भारत के मध्य से गुजरता रहता है, ठीक है। और ठंडी के दिनों में आप देखेंगे कि ऊपर की ओर ये एंटी साइक्लोनिक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आते हैं वो आपके साउथ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं, जो कि एक हाइट पे 10 से 12 से 14 किलोमीटर के हाइट पे विंड्स हैं जो लेके आते हैं उधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ इंडियन monsoon. Since these jets are warm, they lift the hot and humid surface air and cause convectional rainfall, and in this way jet stream is responsible for the bursting of monsoon in India. ठीक है, bursting of monsoon in India is due to the easterly jet streams. ठीक है, easterly jet streams, इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं। अभी पिछले फिगर में हमने देखा था कि there is a doldrum, ठीक है। डोल्ड्रम क्या होता है? डोल्ड्रम तो जेट इक्वेटर के पास जो एक एरिया है, ठीक है, 10 नॉर्थ 10 साउथ का जो एरिया आप कह सकते हैं, दिस इज अ लो प्रेशर एरिया एंड दिस लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड डोल्ड्रम्स, ठीक है। आप देखोगे कि देयर इज आल्सो आईटीसी जेट क्या होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये क्या है? ये आप देखोगे कि जस्ट अपने विंड्स को जब आप देख रहे थे तो ये जो एरिया है ये इक्वेटर की तरफ दोनों हवाएं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो ये दोनों जहाँ कन्वर्ज करती हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, वो है कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम लोग ITCZ का नाम देते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड्स आगे आपको मानसून के बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। ये जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहे थे हम, तो देखो जेट स्ट्रीम जो है दिस इज योर जेट फ्लाइंग एरिया। बेसिकली हमने देखा था कि जेट जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर इज कैरेक्टराइज्ड विद द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। और यहाँ पे टर्बुलेंस नहीं होते हैं, तो विमान वाहक जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम यहाँ से ही क्यों ना फ्लाई करें, ठीक है। जबकि ट्रोपोस्फेयर इज ड्यू टू ट्रोपो जो नाम होता है वो इसलिए क्योंकि इट इज चेंजेबल इन नेचर। और चेंज क्यों होता है? चेंज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्लाइमेटिक, आप देखो वेदर्स, क्लाउड्स वगैरह होते हैं और ये सब आपके अफेक्ट करते हैं आपके फ्लाइंग को, तो इसमें कोई फ्लाई करना नहीं चाहते। और इन सब के ऊपर देयर इज अ प्लेस, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज में क्या होता है कि हम कैसे जानते हैं कि ट्रोपोपाउज है? तो हम जानते हैं कि पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्लाइन फ्रॉम 1 किलोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर डिक्लाइन होता जाता है, बट एक पॉइंट पे आके यहाँ पे जाके कहीं -32 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रुक जाता है, और ये एक बैंड है, इसको हम बोल दिया ट्रोपोपाउज। और इसके बाद फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, पॉजिटिव इंक्रीज होने लगता है। सो ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया जो कि 50 किलोमीटर है, ठीक है। ये 8 से 18 फिर 32 ऐसे करके कुछ है। तो दिस ट्रोपोपाउज का जो एरिया है, इस एरिया में जेट स्ट्रीम आप पाओगे। अब जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम को हमने डिवाइड कर दिया कि भैया ये तो कुछ वेस्टर्ली है, कुछ ईस्टर्ली है, ठीक है। वेस्टर्ली भी हैं और कुछ ईस्टर्ली भी हैं, तो हम अब उनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या है ये। तो दिस इज योर एरिया एंड यहाँ पे आप देखो दिस एरिया, ये ज़्यादातर जो है इसमें वेस्ट से आप ईस्ट की तरफ ही देख रहे हैं, दिस मोमेंट वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। एंड ये वेस्ट से ईस्ट वाला और है एरिया, और यही है जो आपके यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आता है, ठंडे के दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेके आता है, ठीक है। बाकी ये जो पोलर एरिया वाले हैं ये पोलर एरिया पे चलते हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, साउदर्न हेमिस्फेयर में कम है। सो इस तरीके से आपने देखा दैट दिस इज हाउ द ये आपके दैट जेट स्ट्रीम की कहानी क्या है। डिफरेंट वेबसाइट पे ये पोलर एरिया को कहा कि पोलर जेट स्ट्रीम ये रीजन में चलेगा। यूएसए का मैप है ये, एंड दिस इज योर मिड लैटिट्यूड एंड देन दिस इज सब ट्रॉपिकल वाले में आप देखोगे डायरेक्शंस, तो ईस्ट वाला था एक डायरेक्शन ईस्टर्ली, जो इंडिया में मानसून आने के लिए, मानसून के बर्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये सब 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे चलते हैं, नॉट ऑन ग्राउंड, ठीक है। एंड ठंडी के दिनों में आपके इधर से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलता है, जो नॉर्दर्न इंडिया में आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, ठीक है। बस ये आपका ये इंडिया इस तरीके से है। ईस्टर्ली और वेस्टर्ली की कहानी आपने देख ली जेट स्ट्रीम्स की।
Now next topic we have, इसको बोला क्लाइमेटिक विंड्स और पीरियोडिक विंड्स. दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन अलोंग विद द चेंजेस इन टाइम और चेंज इन क्लाइमेट. परमानेंट विंड्स को देखा हमने, जेट स्ट्रीम्स को देखा हमने. अब ये बोला है क्लाइमेटिक और पीरियोडिक विंड्स. ये वो विंड्स होते हैं जो अदर देन दीज अपने टाइम और हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि लैंड एंड सी ब्रिजेस एंड मॉनसून ब्रिजेस आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स. ठीक है, थोड़ा सा इन पे जस्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर दैट मॉनसून विंड्स. तो मॉनसून विंड्स आर द सीजनल विंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय द कंप्लीट रिवर्सल इन देयर डायरेक्शन फ्रॉम वन सीजन टू द अनदर. दे ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड इन समर एंड फ्रॉम द लैंड टू द सी इन द विंटर. लैंड टू द सी इन द विंटर. इंडिया जो एक एरिया है, इंडिया का जो रीजन है, दिस इज कंसिडर्ड एज ए रीजन ऑफ द रीजन ऑफ मॉनसूनल इफेक्ट. ठीक है, अब इसी विंड्स के बारे में बात कर रहा है कि देयर इज अ मॉनसून इफेक्ट. मॉनसून इफेक्ट क्या होता है? तो मॉनसून इज जस्ट अ लोकल विंड वेयर द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, इसको थोड़ा हम देखेंगे इस तरीके से, लाइक इफ यू मेक अ मैप ऑफ इंडिया, इस तरीके से इफ यू मेक अ मैप ऑफ इंडिया, दिस इज योर इंडिया, लोअर पोर्शन इंडियन पेनिनसुला. सो आप ये देखोगे कि ड्यूरिंग द समर सीजन द फ्लो ऑफ विंड इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन. ये है सी, अरेबियन सी, एंड दिस इज योर लैंड. इस तरीके से ये सारे एरिया को मॉनसून इफेक्ट करता है. ठीक है, विंड डायरेक्शंस है जो अपने साथ क्लाउड बियरिंग या रेन बियरिंग क्लाउड्स लेके आते हैं और बारिश करते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे इनकी कहानी अभी आपने पढ़ी कि एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है जो बारिश करवा देता है, इनसे बर्स्ट करवा देता है. ठीक है, वैसे ही ठंडी के दिनों में आप देखोगे कि देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन. और इसमें यहाँ पे कोरोमंडल तट पे तो ये उतनी बारिश जो ये इसको नॉर्थ ईस्ट जो आपने विंड्स बोले, ये उतनी ज़्यादा बारिश नहीं कर पाती है, बिकॉज मोस्टली इट इज कमिंग फ्रॉम द लैंड एरिया टू द सी एरिया. ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है. और ये आपका यही विंड्स को हम बोलते हैं कि दीज आर द मॉनसूनल विंड्स. नॉट ओनली इन इंडिया, अदर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी मॉनसून के इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं. सो ये हमने मॉनसून के बारे में पढ़ लिया. एल्स मॉनसून स्पेशली अगर आप टॉपिक एनसीईआरटी में देखोगे तो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स which are affecting the monsoon. और monsoon is also affecting a different way to your country, economy, politics, सब कुछ. monsoon सेशन भी होता है आपके यहाँ पार्लियामेंट में. ठीक है, so monsoon is a very important and still आप देखोगे कि there are Indian meteorological department हमेशा बोलती है कि we are going to be very normal. Then most of the cases it predictions fails and it affects your economy, चाहे वो इन्फ्लेशन हो या फिर चाहे अदर रीजन्स हो. ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो. Now, local winds में these winds blow due to the local variation in the temperature and pressure and influences of very small area. ठीक है, छोटे छोटे winds के कुछ नाम है जिसका नाम आपको क्वेश्चंस में बिल्कुल आने ही है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि कौन से एरिया में है, कैसा है, ठंडा है, गर्म है, क्या इफेक्ट है इसका. तो सबसे पहला इसमें क्या है, चिनूक. तो चिनूक जो आज के टाइम में मुझे याद आता है, चिनूक इज ऑल्सो नेम ऑफ ए हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया के पास है, जो यूएसए से खरीदना है. चिनूक क्या है? इट इज मीन्स द स्नो ईटर. इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ गर्मी है. दिस इज द हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज एंड कवर एन एरिया फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ कोलोराडो इन द साउथ टू ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा इन नॉर्थ. ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा वगैरह में फ्लो करता है. द स्नो मेल्ट्स ग्रीन ग्रास स्प्राउट इन द विंटर एंड हेल्पफुल फॉर द एनिमल रियरिंग एज इट मेक्स द ग्रासलैंड स्नो फ्री. ठीक है, चिनूक के जाने से पहले हमने एक पॉइंट को छोड़ दिया. दैट पॉइंट वाज रिलेटेड टू द लैंड एंड सी ब्रिजेस. तो ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा सा पिक्चर है. दिस पिक्चर को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ये है, दिस इज, ये जो सन दिख रहा है आपको, दिस सन इज, द सन इज ड्यूरिंग द डे टाइम. तो डे टाइम ये दिखा रहा है कि देयर इज अ विंड डायरेक्शन. और विंड डायरेक्शन में आप देखोगे कि विंड ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाती है और ऐसे घूम के चली जा रही है. ठीक है, ये डायरेक्शन है इसका. ठीक है, इट इज फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड. और ये जो है, दिस इज योर नाइट. नाइट में कहाँ से चल रहा है? नाइट में आप देखोगे कि दिस इज फ्रॉम दिस वे, लैंड से स्टार्ट हो रही है, सी की तरफ जा रही है और फिर वही घूम के आ रही है. सो ये पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंसेस. कैसे? अब देखो कि हमने देखा कि एचपी और एलपी में फ्लो करता है विंड. ठीक है, सुबह के टाइम में पानी को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लग जाता है. सो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और इसको हो जाता है लो प्रेशर एरिया. बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने लगता है. अब ये इधर से आती है तो नमी लेके आती है, और नमी लेके आती है तो यहाँ पे अच्छा फील होता है. ठीक है,
जबकि रात के टाइम में आप देखोगे कि पानी जो दिन में जो दोपहर में जो गर्म हुआ दैट रिमेन वार्म और हॉट फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। अब जब ठंडी हो जाएगी तो फिर ये HP हो जाएगा इधर, और यहाँ पे हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, कंपेरेटिवली गर्मी है तो फिर यहाँ से हवाएं इस तरीके से चलना शुरू कर देती है। सो दिस इज योर हाई प्रेशर लो प्रेशर एरिया। वैसे ही देयर इज अनदर दैट आपने देखा कि लैंड टेम्परेचर इन्वर्सन से रिलेटेड है ये दिस एरिया। तो इसमें आप देखोगे कि दिन में वार्म एयर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, दिन में वार्म एयर नीचे से ऊपर की होता है, क्योंकि ऊपर जो है सनरेज जल्दी आता है लैंड पे और ये जल्दी गर्म हो जाते हैं ऊपर वाले एरिया, और वहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर एरिया। जबकि जो लोअर पहाड़ के नीचे की जो एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर एरिया होता है, तो हाई से लो शुरू हो जाता है चलना, ठीक है। और रात में फिर वैसा ही होता है, ऊपर जल्दी ठंडी हो जाती है और नीचे लो प्रेशर एरिया ही रहता है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर चली जाती है डायरेक्शन दिस तरीके से, वैली ब्रिज एंड माउंटेन ब्रिज, ठीक है। और जब ऊपर से नीचे जाता है तो ये अपने साथ दैट टेम्परेचर डिफरेंसेस भी लेके जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक में जिसमें हमने इंटर किया था दैट टॉपिक वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे उससे पूछे जाते हैं कि ये छोटे छोटे जो विंड्स है, लोकल विंड्स है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग। तो इसे एक पिक्चर के थ्रू हम समझ सकते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर। ये देखो, दिस इज योर पिक्चर, दिस पिक्चर इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट जो आपके लोकल और विंड्स है उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि चिनूक जो है, देयर वाज अ चिनूक, चिनूक को बोले कि हमने स्नो ईटर है। ये क्या भैया स्नो ईटर है, क्यों? क्योंकि रॉकीज के ईस्टर्न साइड से निकलता है और यहाँ पे ग्रासलैंड्स में ग्रास उपज करने में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज चिनूक। फोयन, दिस इज सिमिलर टू चिनूक, मतलब ये भी गर्मी है, ड्राई है, एंड ब्लोज अलोंग द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ आल्प्स यूरोप में। इट अफेक्ट्स द स्नो, मेक्स द वेदर प्लीजेंट एंड हेल्प्स इन अर्ली राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स। तो EFG, F is equal to G, मतलब fawn is equal to that ripening of the grape, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है। एंड दिस इज द fawn एरिया, ठीक है। दिस fawn एरिया आल्प्स से निकलती है, स्विट्जरलैंड के एरिया को अफेक्ट कर रही है। ये देखो आसपास के एरिया को, ठंडी गर्मी, और वहाँ भी स्नो ईटिंग का काम कर रही है। सिरुको वार्म एंड ड्राई एंड डस्टी, क्यों भैया? क्योंकि रेगिस्तान से आती है। कहाँ से? फ्रॉम द सहारा डेजर्ट एंड आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को क्रॉस करती है, इटली और स्पेन पहुंच जाती है, ठीक है। और जहाँ पे इसको ब्लड रेन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रेडी सैंड ब्राउट अलॉन्ग विथ इट फ्रॉम द सहारा डेजर्ट। इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव टू एग्रीकल्चर एंड फ्रूट क्रॉप्स। तो ये हार्मफुल है, तो सिरोको का नाम हार्मफुल में आता है। और सिरोको आप देखो यहाँ से सहारा का एरिया है, यहाँ कैनरी करंट है, ठीक है। वो सब आपने पढ़ा होगा, वीडियो में भी हमने बनाया है, जो उसमें है ये सब ऑब्जर्व किया गया है। तो ये सिरोको जो है यहाँ से चलती है ऊपर की तरफ, और ये इटली में जाके एड्रियाटिक सी के आसपास आप देखो ब्लड रेन के नाम से इनको जाना जाता है, क्योंकि इट इज डिस्ट्रॉइंग द एग्रीकल्चर। उसके बाद आया ब्लैक रोलर। दीज आर द वार्म ड्राई डस्टी विंड्स ब्लोइंग इन द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये भी गर्म एंड डस्टी विंड से ब्लोइंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ की जो एरिया है, यहाँ पे समवेयर दिस एरिया में ब्लैक रोलर जस्ट फ्लो कर रहा है। दिस इज द वार्म एंड ड्राई विंड लाइक सांता आना, जापान में। जापान में ये योमा है, जापान में योमा है, जापान में योना है। हर छोटे को तो नाम नहीं लिखा है, बट जापान इज समवेयर है। और आपने देखा कि इस एरिया में दैट आपको मिलेगा दैट सांता आना और योमा। टेम्पोरल, दिस इज द मॉनसूनल विंड ब्लोइंग इन द सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका का ये रीजन है, और इसमें आपको मिल रहा है सिमू। टेम्पोरल टेम्पोरल टेम्पोरल। सिमूम क्या है? वार्म एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन द अरेबियन डिजर्ट्स। इट काउजेज डस्ट स्टॉर्म एंड ऑब्स्ट्रक्ट्स द विजिबिलिटी। सिमोम, सिरोको यहाँ पे है, तो सिमोम कहीं पे यहाँ पे है, वेस्ट एशिया में, ठीक है, दिस एशिया में, वेस्ट एशिया में। कारबुरन, काराबड़न, these are the dust laden fast blowing winds in the Tarim basin, सेंट्रल एशिया के तरीम बेसिन में है। दिस टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो ये है आपका दिस एरिया, मंगोलिया वाला जो एरिया है, वहाँ पे काराबुरन है, कारबरन। हरमटन कहाँ है? वार्म एंड ड्राई विंड, ये बहुत फेमस है। ये सब जो नाम है ना, फॉन, हरमटन, सिरोको, तो वार्म एंड ड्राई है विंड ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट टू द वेस्ट इन सहारा डेजर्ट, बिकम सडनली ड्राई एंड पिजट, बना देता है वहाँ के वेदर को, अफ्रीका के कोस्ट को। एंड इसे ही डॉक्टर कहा जाता है। गुएना कोस्ट पे इसको डॉक्टर कहा जाता है, यहाँ पे कोस्ट पे डॉक्टर कहा जाता है, प्लीजेंट वेदर। तो इसका तो इंतजार करेंगे डॉक्टर साहब का प्लीजेंट वेदर बनाने का। लू के बारे में आप जानते हैं कि हॉट एंड ड्राई विंड इन इंडिया ओवर द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। लू और आम के सीजन का एक डेडली कॉम्बिनेशन है हमारे टाइम जगह पे।
सांता आना, वार्म एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इस चीज़ों को समझना है कि जापान के एरिया में हमने देखा कि देयर वाज एन यामा था, और वैसे ही उसी की जगह यहाँ पे आपके पास था दैट सांता आना। ये सब गर्म है। लेवेंटर, इट इज ए स्ट्रॉन्ग स्टर्ली कोल्ड इन साउदर्न स्पेन। लेवेंटर जो है यहाँ पे लेवेंट स्टेट में, ये लेवेंट स्टेट में स्पेन है, और स्पेन में आपको है लेवेंटर। एंड द नेक्स्ट ये आपने देख लिया। इसके अलावा भी आपके पास हरमटन, सांता आना, लेवेंटर के अलावा भी जो आपके पास बर्ग है जो साउथ अफ्रीका में है, ब्लैक फील्डर है ऑस्ट्रेलिया में, हबूब को हमने देख लिया था। खमसिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, खमसिन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अरबियन कंट्रीज की तरफ खमसिन जा रही है। ठीक है, बूरा इज समवेयर हेयर, मिस्ट्रल। तो इस तरीके से थोड़े को समझना है। इसमें लूसेंट्स में तो बहुत कम दिया, बट व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल फाइंड देयर आर लॉट ऑफ विंड्स और उनका क्या इंपॉर्टेंस है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद ये तुरंत ये क्लाउड्स के ऊपर चला जाता है लूसेंट। क्लाउड्स आर डिफाइंड एज द aggregates of innumerable teeny water droplets. Aggregates मतलब समूह, innumerable teeny water droplets, ice particles or mixture of both in the air, generally much above the ground surface. ग्राउंड सरफेस से जनरली बहुत ऊपर होता है क्लाउड्स। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड कि बहुत ऊपर होता है, बट समटाइम्स यू विल सी कि क्लाउड्स हिली रीजन में, पहाड़ों के नीचे भी आ जाता है। वाइटल रोल इन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। हमने देखा था कि जब हम हीट के बारे में पढ़ रहे थे इंसोलेशन के, तो हम बोला था कि क्लाउड्स जो है दैट इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो पृथ्वी से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ऊपर जाता है, और इसके कारण इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अदरवाइज या तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है, फिर बहुत ठंडी हो जाती है। तो बेस्ड ऑन द एवरेज हाइट्स। ठीक है, पहले तो फॉर्म की अगर बात करें तो एक स्ट्रेटो फॉर्म होता है, एक क्यूमुलो फॉर्म होता है। एक स्ट्रेटस की तरह एक लेयर की तरह दिखता है, और क्यूमुलो फॉर्म इज जस्ट लाइक छोटे छोटे पीसेस के बारे में, बट हमें यहाँ पे पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द हाइट। ठीक है, तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स का मतलब 42,500 फीट से 16,500 फीट के बीच में, या 13 से 5 किलोमीटर, 5 से 13। ठीक है, 13 से 5। पहले यही देख लेते हैं कि क्या क्या हाइट इन्होंने डिफाइन किया है। तो 2 से 7 मिडिल हो गए, और 1 से 2 होगा आपका दैट 0 फीट से 2 किलोमीटर लो क्लाउड्स। तो 0 से 2, 2 से 7 एंड 5 to 15। ठीक है, इसको थोड़ा इस पिक्चर को देखते हैं, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो ये these are the some sort of क्लाउड्स। ये बहुत सारे क्लाउड्स हैं और उनके टाइप्स को बता रहा है। ठीक है, इसमें देखो कि कहीं पे AC लिखा हुआ है, CU लिखा है, स्ट्रेटोक्यूमुलस लिखा हुआ है। तो ये सब बेसिकली these are the types of क्लाउड्स। ठीक है, जो डिपेंडिंग अपॉन देयर हाइट्स, जहाँ जहाँ पे वो हैं उनका पोजीशन भी उसी तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, और एक ऐसा है जो एकदम नीचे से लेके देखो वर्टिकल डेवलप है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं सीवी क्लाउड्स। ठीक है, थोड़ी सी एविएशन से रिलेटेड हम समझ लेते हैं। तो सीवी क्लाउड्स इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस फॉर द एविएशन। एविएशन के लिए इसको बहुत डेंजरस कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इट इज रेन बियरिंग टर्बुलेंट क्लाउड, एंड इट इज द क्लाउड विच हैज़ अ लो बेस। ये देखो बेस बहुत लो है, और अगर यहाँ से अगर फ्लाइट जाती है, जहाज जाती है, तो हो सकता है कि वो इसे रास्ते में इससे मिले, और चार्ज पार्टिकल के थ्रू उसमें हो सकता है टर्बुलेंस को इफेक्ट करती है। सो जब कभी भी आप देखो कि वेदर का जो रिपोर्ट बनता है, उस वेदर रिपोर्ट में, मेट्रोलॉजिकल में, जो सीवी क्लाउड्स अगर पाए जाते हैं, सीवी क्लाउड्स का एक एग्जांपल ये है कि ये इट अपीयर्स वेरी डार्क। ठीक है, काले काले दिखेंगे। तो उसमें उस एरिया के परिप्रेक्ष्य में बताया जाता है कि इट इज ऑन द सो मच डायरेक्शन एंड सो मच डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। दूसरा, स्पेस में जो क्लाउड के अमाउंट को हम ऑक्टा इज द, अगर इफ आई हैव आई एंड आई कैन सी सो मच ऑफ स्पेस, तो आई विल कंसीडर एट टोटल 8 पोर्शन में इसको बांट दिया। और अगर क्लाउड्स मुझे दिख रहे हैं इसमें 3 भाग में, तो आई विल से कि द टोटल क्लाउड इज 3/8 ऑक्टा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी। ठीक है, इट्स ओके। अभी हम आगे चलते हैं। इसमें हमने देखा कि क्यूमुलस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ऑल्टोक्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बो स्ट्रेटस, सीरोस्ट्रेटस, सीरस, सेरोक्यूमुलस, ये सब टाइप ऑफ क्लाउड्स है। निम्बो स्ट्रेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन, टर्बुलेंट रेन, सो मच ऑफ रेन, और उसके बाद सीवी क्लाउड्स। तो जब कभी भी रेन बियरिंग क्लाउड्स की बात करें तो डायरेक्टली गो विद द निम्बो स्ट्रेटस। जब किसी पोटेंशियल डेंजर टू एविएशन बोले तो गो विद द क्यूमुलोनिम्बस। ठीक है, वर्ड अभी हम देखेंगे क्या है। तो सीरस क्लाउड्स आर, दीज आर द हाई क्लाउड्स। High clouds, detached clouds having fibrous, chain-like or silky appearance are called cirrus clouds.
composed of the teeny crystal, वो तो सारे aggregates ही होते हैं, जितने clouds होते हैं they are the aggregates of the ice crystals, water droplets, therefore they do not cause rainfall. cirrus cloud जो है ऊपर में आप sky में देखोगे कि छोटे छोटे इस तरीके से आपको detached आपको दिखेंगे, chain like appearance, and these clouds are indicator of cyclones. ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि which cloud is an indication of cyclones. cyclone is a low pressure area जो कि बारिश करवाता है. It is a movement of air which is revolving around a low pressure area, and ये जो पूरा जो सिस्टम है that is moving in some direction. बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोन, टोर्नाडो, थंडरस्टॉर्म्स, बट लूसेंट्स में पॉसिबली दिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत देखेंगे उसको. सीरोक्यूमुलस क्या है? दीज आर द वाइट कलर्ड क्लाउड्स, सफेद कलर के होते हैं, हैविंग पैचेस ऑफ स्मॉल वाइट फ्लेक्स, धुएं की तरह, और स्मॉल ग्लोब्यूल्स, इस तरीके से ग्लोब्यूल्स, which are arranged in distinct groups or wave-like form, इस टाइप से. They generally appear as a ripples, appear to sand particles in the, वही ripples की तरह दिखते हैं. इसको हम थोड़ा अच्छे से इसमें देख सकते हैं. This pictures I have found it somewhere. Let's have look. इसने बोला सीरस क्लाउड जो सबसे हाई लेवल पे है, ठीक है, 7 से 12 वाले में हम देख रहे थे, 7 से 12 किलोमीटर में. तो इसमें देखा कि सीरस क्लाउड और डिटैच्ड क्लाउड, देखो छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, डिटैच्ड हैं, लग रहा है कि कपास की तरह कहीं भी उड़ते जा रहे हैं. फिर हमारे पास आ गया सिरोकुमुलस, ये है फ्लैक्स ग्लोबल्स, ठीक है, दीज आर द ग्लोबल्स, और ये भी आपको मिलेंगे हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स में, ठीक है. एंड ये साइरोकुमुलस के बारे में हमने देख लिया. उसके बाद आता है साइरोस्ट्रेटस एंड क्लाउड्स. साइरोस्ट्रेटस क्लाउड्स जनरली white in color and spread in the sky like milky thin sheets. In fact, stratus is a thin veil means होता है पर्दा, of cirrus clouds. These are the transparent clouds and create halo around the sun and the moon. ये देखो कितना important fact है ये, this is halo. तो sun के around जो halo है वो cirrostratus कराता है. Cirrocumulus क्या कराता है? Cirrocumulus दिखाता है कि cirrus cloud दिखाता है कि भैया साइक्लोन आने वाला है. These clouds are seen just after the cirrus clouds or the onset of the साइक्लोन. तो साइक्लोन सीरस क्लाउड लेके आता है और साइरोस्ट्रेटस सन के पास एक हेलो बना देता है. हेलो इन द सेंस दिस इज योर सन और दिस इज लाइक क्लाउड्स, इस तरीके के इसके चारों तरफ देखेंगे तो दिस इज हेलो. इन दिस वे दे आल्सो इंडिकेट द अराइवल ऑफ द साइक्लोन इन द नियर फ्यूचर. ये सब इंडिकेट करते हैं उसको, ठीक है. और ये हमने देखा यहाँ पे सीरोस्ट्रेटस, क्यूमुलस देख लिया था, अब सीरोस्ट्रेटस को देखेंगे तो जितना क्लियर तो नहीं है, बट ये सीरोस्ट्रेटस और सीरस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सघनता देख रहे हो आप. इसमें ब्लू ब्लू भी देख रहे हो, क्लाउड्स तो हैं बट थोड़े डिटैच्ड हैं, ये भी तो क्लाउड्स हैं बट कंटिन्यूअस फॉर्म में, जस्ट लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, है ना, सीरोस्ट्रेटस. अब हम देखेंगे ऑल्टोक्यूमुलस. 2 से 7 किलोमीटर में क्या है भैया? तो ऑल्टोस्ट्रेटस है सबसे पहले. थीन सीट्स ऑफ ग्रे और ब्लू क्लाउड्स हैविंग फाइब्रस और यूनिफॉर्म अपीयरेंस. व्हेन दे बिकम थिक सीट्स द सन एंड द मून आर ऑब्स्ट्रक्ट एंड दे अपीयर एज ब्राइट स्पॉट्स behind the clouds. They yield widespread and continuous precipitation. ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड की बात कर रहा है तो ये आपके ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड यहाँ पे ऑल्टोस्ट्रेटस, ठीक है. ये एग्जैक्टली एक मेट्रोलॉजिस्ट ही पहचान सकता है कि ये क्या है, ठीक है. इसमें आप देखोगे कि थोड़ा जो वाइटनेस है ये ज़्यादा है, वाइटनेस आपके ज़्यादा है इसमें, एंड ब्लूइश कलर इसको बोल रहा है. ब्राइट स्पॉट बिहाइंड द क्लाउड्स दे वाइल्ड कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, ये भी देते हैं ऑल्टोस्ट्रेटस क्लाउड्स, ठीक है. एंड देन आया ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स, कैरेक्टर वाइट एंड ग्रे वेवी लेयर, ग्लोबुलर फॉर्म्स, fairly regular patterns of the lines group or webs. High globular groups of autocumulus are sometimes called as a seep clouds or wool patch clouds. तो ये important fact था. Autocumulus clouds को हम बोलते हैं seep और waves वाले. जो कहानियाँ थी इससे रिलेटेड है. निम्बोस्ट्रेटस के बारे में हमने पिक्चर में देखा था कि it is causing rainfall. अब उसके बारे में पढ़ेंगे जस्ट. और लो क्लाउड्स में अप टू 2 में आप देखा कि स्ट्रेटस है डेंस लो फ्लाइंग फॉग लाइक क्लाउड्स, डार्क ग्रे कलर, क्लोज टू द ग्राउंड. दे आर composed of several uniform layers formed in the subtropical region in the winter due to the convergence of 2 air masses. Stratus cloud, air masses के बारे में जब आप रेनफॉल के बारे में पढ़ोगे तो you will come about the air masses. Air masses are just like a air which have a distinct quantity, और वो large volume of air होते हैं. एक ऐसा लेयर जो कंटिन्यूअस बहता जा रहा है, इट हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हो सकता है वो बहुत ठंडा हो या हो सकता है वो बहुत गर्म है. तो वो जब एक दूसरे से मिलते हैं ठंडे से या ठंडे गर्म से, तो देयर आर सर्टेन चेंजेस इन द वेदर फेनोमेना, और उस वेदर फेनोमेना को हम लोग दैट रीड करते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. तो ये उससे रिगार्डिंग है. एंड ऑफ अपोजिट नेचर व्हेन दीज क्लाउड्स आर एसोसिएटेड विथ रेन्स और स्नो दे आर कॉल्ड द निम्बोस्ट्रेटस. तो यही निम्बोस्ट्रेटस है जो आपको बारिश देता है, ठीक है. लो क्लाउड्स हो गए.
फिर आया cumulostratus, light gray whitish color, generally composed of the globular mass or rows which are arranged in lines, waves or generally they cover the entire sky in winter season. Winter season ये सब winter season वाले हैं, stratocumulus, nimbo वाले ये सब winter वाले हैं, और फेयर और क्लीन वेदर से रिलेटेड है, बारिश वारिश नहीं करवाता है। एंड क्यूमुलस क्लाउड्स डेंस एसोसिएटेड विद डोम शेप विथ फ्लैट शेप, डोम शेप, ये है क्यूमुलस, डोम नहीं है, ये डोम जैसा के जो मिडाइवल जो टाइम के आपके जो आर्किटेक्चर हैं उसमें आप देखोगे कि डोम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, ठीक है, सिंगल डोम, डबल डोर, खिलजी, तुगलक, इनके टाइम में आपने पढ़ा होगा, तो ये उनके बारे में बोला है क्यूमुलस क्लाउड के बारे में। डेंस वाइड स्प्रेड फ्लैट बेस, फेयर वेदर, याद रखना क्यूमुलस क्लाउड इज रिलेटेड टू द फेयर वेदर, जबकि ये क्यूमुलोनिम्बस है, थंडर स्टॉर्म लेके आते हैं। वेरी डार्क एंड डेंस क्लाउड्स, दे शो ग्रेट वर्टिकल डेवलपमेंट, they are spread over large area and they are associated with the heavy rainfall, hailstorm, thunder. The rainfall in both tropical and temperate cyclone होता है is generally caused by these clouds. तो आपने देखा, आपने CB clouds को भी देख लिया, ये this is your the CB clouds with a vertical base, just a flat base but vertical development causing rainfall. Nimbostratus, these are the low clouds of dark color, ठीक है। निम्बो के बारे में आपने यहाँ देखा था कि ये बता रहा था कि दैट स्ट्रेटस क्लाउड जब मिल जाता है स्नो और स्नो से तो ये बन जाता है निम्बो स्ट्रेटस, वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, क्रिएट डार्कनेस बिकॉज द सनलाइट इज ऑब्सक्योर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इट्स हाई थिकनेस। दीज क्लाउड्स इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो भैया जिस दिन पसीने चल रहे हैं आपको और बारिश लग रहा है कि बारिश होने वाली है तो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स आसपास में देखना, नजदीक में ही दिख जाएंगे लो लेवल पे, और ये बारिश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बारिश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। Consequently the precipitation starts on and the rainfall in the subtropical cyclone is generally caused by these clouds के द्वारा रेनफॉल होते हैं। अब क्लाउड्स देख लिया है तो थोड़ा रेनफॉल भी देख लेते हैं। तो रेनफॉल के बारे में क्या कह रहा है, ये आपने क्लाउड्स को देख लिया, एक डिवीजन है इसमें जस्ट कि हाई लेवल क्या है, लो लेवल क्या है और मिड लेवल क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं कि विच क्लाउड्स अमंग देम आर द हाई लेवल क्लाउड्स और लो लेवल क्लाउड्स, ठीक है। बट आई डोंट नो आप कैसे याद करोगे, बट आई ट्राई टू रिमेंबर इन अ डिफरेंट वे, और जस्ट कुछ इसको देखते हैं क्या किया जा सकता है इसका। तो आप देखो कि याद रखो कि cumulus CU SC plus ST, these are the low, SC ST plus CU is low clouds. मिडिल क्लास पीपल फॉल बेसिकली ऑल्टो चलाना पसंद करते हैं, ऑल्टो का मतलब ही होता है मिडिल, तो ये ऑल्टो कुमुलस प्लस ऑल्टो स्ट्रेटस इज योर मिड एंड सेरोस्ट्रेटस एंड सीरस। तो जहाँ भी सीरस आपको दिख रहा है वहाँ पे आप लगा देना कि ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड्स हैं, ठीक है, सेरो कुमुलस, सेरोस्ट्रेटस एंड सीरस, ठीक है। ये दिस इज योर डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्लाउड्स। CU SC ST जो है आपके नीचे वाले लेयर हो गए, ऑल्टो कुमुलस ऑल्टो स्ट्रेटस जो हो गए, इसमें निम्बो स्ट्रेटस जो है वो CB एंड NS जो है, these are basically clouds with the vertical developments having some rain bearing capacity। फिर हमने देखा था कि सेरस क्लाउड्स का अलग पर्पस था, ये साइक्लोन बताता है, सेरो कुमुलस जाके सन के ना हेलो बना देता है, ठीक है। सो ये सब आप जब वीडियो को देखोगे या लुसेंट्स को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ जाओगे। रेनफॉल के बारे में बात करते हैं तो रेनफॉल कब होता है, रेनफॉल अकर ओनली व्हेन क्लाउड ड्रॉपलेट्स बिकम्स, ये इतने हैवी हो जाते हैं, हमने देखा था कि क्लाउड्स जब अपनी बियरिंग कैपेसिटी, जो ड्रॉपलेट्स बियरिंग कैपेसिटी खो देता है एंड द एयर बिकम्स अनएबल टू होल्ड देम, तो वो रेनफॉल के तरीके से पानी के रूप में नीचे आ जाता है। ये हाइड्रोसाइकिल का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में एक स्टेज है। कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन के बाद वो नीचे आएगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन के बाद वो नदी नालों पानी में रहेगा, यहाँ से फिर इवेपोरेट, जिसको वाष्पन बोलते हो या हाँ इवेपोरेशन होगा। फिर अभी रेनफॉल को उन्होंने बेसिकली 3 भाग में बांट दिया है, और ये 3 टाइप में, इनफैक्ट 3 टाइप में जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है, इसको रेनफॉल को उन्होंने 3 टाइप में डिवाइड किया। पहला उन्होंने कन्वेक्शनल, व्हेन द लैंड सरफेस इज हीटेड, ठीक है, लैंड जो जमीन है वो गर्म हो गई और वहाँ से एयर जो गर्म होकर ऊपर चली गई और कन्वेक्शनल करंट्स का फ्लो हो जाता है, ठीक है। एंड ये जो एयर है जमीन से जो वर्टिकल मूवमेंट होती है, एयर जब नीचे से ऊपर जब हुआ मूवमेंट तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर रीचेज अप टू अ सर्टेन हाइट, एक हाइट पे जाता है और इट बिकम्स सैचुरेटेड, अगेन वहाँ पे जाके उसको पानी मिल, ह्यूमिडिटी मिल जाती है, वो सैचुरेट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स डार्क क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं CB, which causes heavy rainfall. This type of rainfall is termed as a convectional rainfall and it occurs in the equatorial belt, especially in the zone of doldrums. क्यों भैया zone of doldrums में क्यों ऐसा होता है कि zone of doldrums में होता है, वहाँ पे the sun rays almost
डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज आल्सो वेरी लेस। तो यहाँ पे ही आप ये देखोगे कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है या इक्वेटर रीजन के आसपास में ही। तो दोपहर 12 बजे तक गर्म हो जाएगी, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम, 12 बजे तक वो एयर गर्म हो जाएगी। एयर जब गर्म हो जाएगी ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके जब वो क्लाउड्स बियर कर लेगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, तो तुरंत वो रेनफॉल कर देगा। तो ये डेली फेनोमेना हो जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। सो दिस इज योर कन्वेक्शनल रेनफॉल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है और ये इस तरीके से डेली का ये सीन बन जाता है। सन हीट्स द लैंड एंड एयर अबव इट, ठीक है। वार्म एयर राइजेस, कूल एंड कंडेंसर फॉर्मिंग क्लाउड्स, रेन कैन देन, अगर जल्दी बारिश हो जाती है, ये इक्वेटर एरिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल होते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अंडमान निकोबार वाले एरिया में आप देख लो, वहाँ भी जल्दी ही बारिश ऑलमोस्ट डेली फिनोमेना बन जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि दैट जल्दी ही वहाँ हीट भी उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है और फिर वो कन्वेक्शनल रेनफॉल वहाँ पे करते हैं, ठीक है। अदर देन मानसूनल पीरियड की बात कर रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में अदर देन मानसूनल पीरियड वहाँ पे ये एक रीज़न होता है बारिश होने का। नाउ द नेक्स्ट जो हमारे पास था दैट वाज रिलेटेड टू योर ओरोग्राफी। ओरोग्राफी कुछ नहीं है, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली व्हेन हिल और माउंटेन्स आर, एक कोस्ट है, वो कोस्ट के पैरेलल में आप देखोगे कि हिल्स हैं, जैसे आप वेस्टर्न घाट्स को देख लो। और जब व्हेन वार्म एंड मॉइस्ट एयर इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एनी हिल और प्लेट्यू, इट स्टार्ट असेंडिंग, ठीक है, along the slope of the hill or plateau and gets cooled. As a result, it start to get saturated and the process of condensation starts. This rainfall caused by the orography. कुछ नहीं, देखो इसको समझना है। This is your coast, ये कोस्टल एरिया है, लाइक पश्चिमी घाट का एरिया है, ठीक है। पश्चिमी घाट के एरिया में गर्म हवाएं चल रही है पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं जो है यहाँ आने के बाद इसको क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, तो ये हवाएं सीधे ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठते ही, ठीक है, ये सैचुरेट होंगी यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल से। पानी तो ऐसे भी इनमें हवाओं में थी क्योंकि ये सी के ऊपर से बह रही थी। ऊपर जाने के बाद ये कूल डाउन होंगी और कूल डाउन होने के बाद ये यहीं पे बारिश कर देंगी, ठीक है। और ये रेन शैडो एरिया होता है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है जो आपके पश्चिमी घाट में होता है, ठीक है। जब पश्चिमी घाट में होता है जब मानसून आता है। साइक्लोनिक और फ्रंटल, साइक्लोनिक रेनफॉल इज caused due to the ascending of moist air and adiabatic cooling caused by the convergence of two extensive air masses of entirely different physical property। हम इसी की बात कर रहे थे कि डिफरेंट एयर मास हैं, ठंडे होंगे कुछ गर्म होंगे, क्योंकि वो बहुत दिनों तक एक एरिया पे रहे और जब वहाँ से फ्लो करना उन्होंने शुरू किया तो लगातार फ्लो ही किए जा रहे हैं। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे चेंजेस करेंगे टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन को। इन द टेम्परेट रीजन वार्म एयर इज लिफ्टेड अपवर्ड along the front where the westerlies or coastal elements, whereas cold air being heavier settles down। ठंडा जो है वो नीचे आ जाता है, गर्म ऊपर चला जाता है। द वार्म एयर लाइंग ओवर कोल्ड एयर इज कूल्ड एंड गेट्स सैचुरेटेड। द वार्म एयर जो ठंडी के ऊपर होता है वो ठंडा होता है, सैचुरेट होता है एंड देन हेवी रेनफॉल करवाते हैं। इसको थोड़ा और अच्छे फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास। आई हैव समथिंग। तो ये दिस इज योर एरिया जहाँ से ये एयर मास निकलते हैं, घूमना शुरू करते हैं ये, ठीक है। ये दिस इज योर एरिया। ये जो ब्लू वाले आप देख रहे हो एरिया, ये सब नॉर्मली ठंडी प्रवृत्ति के हैं जो ठंडक देते हैं, ठीक है। और ये जो लाल वाले हैं, जैसे ये मेरी टाइम ट्रॉपिकल एक फ्रंट है, एयर फ्रंट है, ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सहारा के पास से, मेरी टाइम इक्वेटोरियल, ये सब गर्म है, ठीक है। ये एयर मासेस हैं देश से, और दीज एयर मासेस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। और जब वो मूव करते हैं तो ये कभी इसके साथ कभी इसके साथ ठंडी गर्म के साथ मिलने के बाद ये उस जगह पे बारिश करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडी भारी होने के कारण कोल्ड फ्रंट जो है वो नीचे रहता है, वार्म फ्रंट जो है वार्म एरिया है वो ऊपर रहता है, और वो वार्म वाला ऊपर जाके कंडेंस होता है और फिर वो बारिश करता है। ये भी एक पिक्चर आई थिंक इसी से रिलेटेड है। दिस पिक्चर, दिस इज योर एरिया कोल्ड एयर मास, यस, कम ऑन दिस वे। इसमें फ्रंटल प्रेसिपिटेशन को हमने देखने की कोशिश की है। तो फ्रंटल मीन्स दो डिफरेंट फ्रंट मिल रहे हैं, ठीक है। नीचे कोल्ड एयर मास है, दिस इज जो कोल्ड एयर मास, ऊपर में है जो वार्म एयर जो है, इससे जब दोनों ऑक्लूड होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर से चढ़ जाते हैं, ठीक है। वार्म एयर हमेशा ऊपर जाएगा क्योंकि उसका प्रेशर लो होता है, और ये हाई प्रेशर, वेट ज़्यादा हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, नीचे आए और फिर यहाँ पे ये लोग बारिश करते हैं। दूसरा इसी से रिलेटेड हमने देखा था कि देयर इज ऑल्सो अ टॉक अबाउट द साइक्लोन। सो दिस इज योर साइक्लोन, इट्स अपीयर्स लाइक अ स्पाइडरमैन, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोन होता है, साइक्लोन के स्पेशली हम भी कुछ क्लास लेंगे। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द आई, ठीक है। आई का एरिया होता है जहाँ भी जाएगा ये मूव करता जाएगा वहाँ पे काम एरिया रहेगा। बेसिकली आप देखोगे कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेवलप करता है। ये लो प्रेशर एरिया का है, जो लो प्रेशर एरिया जहाँ पे काम है वहाँ से आसपास में विंड्स ऐसे घूमते हुए इस चक्के की तरह
एंटी क्लॉकवाइज इसको चक्कर लगाते हैं, ठीक है, इस एरिया को, और ये पूरा जो सिस्टम है वो मूव करता रहता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि विंड में ये जब ये विंड जो है ये जनरेट हो रहे हैं नॉर्मली सी के आसपास जनरेट होते हैं और सी से इनको मिलता है मॉइस्चराइजर, ठीक है, और जैसे ये मॉइस्चर को लेते हैं और ये जब पूरा सिस्टम एज ए विंड ये वेस्ट से ईस्ट मूव करता है और जहाँ भी इन्हें कहीं मौका मिलता है वहाँ पे ये बारिश कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ साइक्लोन। एंटी साइक्लोन भी ऐसा ही है। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स साइक्लोन के बारे में, हम उससे देखेंगे एज एंड व्हेन वी गेट द क्लास और वी गेट द टॉपिक फ्रॉम द दैट साइक्लोन। ये क्योंकि वी आर कवरिंग द लूसेंट ओनली, ठीक है। तो लूसेंट में हमने एटमोस्फेयर, ठीक है, एटमोस्फेरिक डिवीजन, इंसुलेशन, वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल, all the things which has been related to the weather climate we have done with it। आप इस वीडियो को देखो, शेयर करो दोस्तों के साथ। if you want to add and just share something with me please comment। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।